पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला दिया है कि महमूद प्राचा यानी कि मुझे हरियाणा की 90 सीटों की सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी, सारे समस्त चुनाव की सभी चुनाव की 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी और वो फॉर्म 17C भी जिसको ना देने के लिए चुनाव आयोग ने ज़मीन आसमान एक कर रखी है किसी को भी, वो भी 90 की 90 सीटों की हर एक 17C फॉर्म भी मुझे दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने भरसक कोशिश की, अपनी जी तोड़ कोशिश की, ये तक कहा, जिन्होंने वो कांग्रेस के बारे में भी कहा था, मेरे बारे में तो और भी ज़्यादा मिस्चीवियस वगैरह शब्दों का भी प्रयोग किया बहस करते हुए हरियाणा हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। परंतु जज साहब ने फाइनली फैसला हमारे हक में दिया और हमें ये आदेश प्राप्त हुआ जिससे 90 की 90 सीटों पे ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है, इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट भी ये ऑर्डर कर चुका है, दिल्ली भी हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर चुका है, लेकिन सारी सीटों का, एक एक सीट का तो किया लेकिन सारी सीटों का ये पहला ऑर्डर हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको दो तीन शब्दों में वो समझा दूं। इसका मतलब ये है कि जब ये हमारे पास ये मशीनें ये आ जाएंगी सारे सबूत, तो हम पूरी दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि आप खुद अपनी आंखों से देख लो, आपको मशीनों में छेड़छाड़ करते हुए, कानून का सरेआम पूरा उल्लंघन करते हुए चुनाव आयोग के कर्मचारी और चुनाव आयोग के अधिकारी स्वयं मिल जाएंगे। ये एक पहला बड़ा फ़ायदा है और मतपत्रों की लड़ाई में, ब्रिंग बैक बैलेट की लड़ाई में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। एक बात, दूसरी बात, हम इसको प्रयोग में लाके जो 16-17 और यहाँ भी स्लीपर सेल ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। काफ़ी सारे हरियाणा के कैंडिडेट्स हमारे पास आए थे केस हमसे करवाने के लिए, लेकिन उसमें से एक ही बचा। तो अब लेकिन 16 ने, फिर भी 17 लोगों ने हरियाणा में पिटीशन डाल रखी है। इन सबूतों की बुनियाद पर हम इन 17 सीटों पर भी इन सबूतों का इस्तेमाल करके, उन 17 सीटों का सबूत हमें मिलेंगे, ये चुनाव के जो फैसले होने हैं इसमें, ये हम 6 महीने में कराने में समर्थ हो गए हैं। 6 महीने के आसपास पीरियड में हम करा सकते हैं। तो चुनाव में धांधली करने की एक सबसे बड़ी जो वजह और ताकत ये भी होती है किसी भी कैंडिडेट के पास कि चुनाव अगर कोई जीत जाए तो हारा हुआ कैंडिडेट उसको अदालत में जाके हटा नहीं पाएगा, भले ही कितनी भी धांधली से वो जीता हो कैंडिडेट हटा नहीं पाता, इसलिए क्योंकि अदालत में फैसले होने में 5 साल से ज़्यादा लग जाता है। तो इन सबूतों के माध्यम से हमने एक नया रास्ता निकाला है। मैं पूरा डिटेल में रास्ता इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि स्लीपर सेल्स को भी पता लग जाएगा और बाकी दुनिया को भी पता लग जाएगा तो हमारी राह में और रोड़े अटकाएंगे, लेकिन बताना भी इसलिए ज़रूरी है कि ताकि जो नेतागण हैं वो इस बात को समझ ले कि हमने जो बात कही थी उसको हम पूरा करने के लिए, कि हम ये चोरी की मशीनों को हटा के मतपत्र से चुनाव कराने के लिए हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी है और विनिंग स्ट्रैटेजी है। मतलब जीत के लिए हम काम कर रहे हैं, सिर्फ मुंह दिखाने के लिए एक आंदोलन खड़ा नहीं कर रहे या सिर्फ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो वो ये विनिंग स्ट्रैटेजी भी है कि हम हरियाणा में 17 सीटों का अगर हम चुनाव रद्द करा दें तो आप समझ सकते हैं कि जो दूसरे चुनाव होंगे मतपत्रों के द्वारा, उसमें ये सरकार हरियाणा की गिर जाएगी और दूसरी सरकार आने के पूरे चांस बन जाएंगे। यही काम हम 150 सीटों पे महाराष्ट्र की भी कर सकते हैं। ये भी बात मैं बता रहा हूँ, यही फार्मूला अपना के, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में भी ये कार्रवाई वहाँ की 288 सीटों की सारे सबूत लेने की, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब जब हरियाणा कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, पंजाब हरियाणा का, तो महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट में भी हमें काफ़ी आसानी से ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। तो 150 सीटों पे हमारा ये अंदाज़ा है कि हम चुनाव रद्द करा सकते हैं बहुत आसानी से इन सबूतों का इस्तेमाल करके। ये हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग है कि कम से कम हरियाणा और महाराष्ट्र की तो जो बड़ी एक धक्का लगा है विपक्ष को, उसको हम थोड़ा सा संभाल सकें। लेकिन इससे हम ये भी साबित कर देंगे कि ये मशीनें कितना बड़ा फ्रॉड और कितना बड़ा धोखा है। तो जो ब्रिंग बैक बैलेट का जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें अब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जुड़ रही हैं, और एक बड़े नेता ने पहली बार मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट किया है कल, मैं अभी नाम नहीं खोलूँगा नहीं तो सारे RSS, ED, PD सब उनके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा डर यही होता है कहीं मेरे साथ मिलकर काम शुरू ना कर दे कोई। मुझे
आरएसएस मेरे पर ख़ास मेहरबानी रखती है, ये सब लोगों को डराती है कि इन्हीं के पास मत जाओ, बाकी कुछ भी करो। खैर, ये दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। इसके बाद जो हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसमें इसका आपको एक हमें जिम्मेदारी दी गई है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को। सारी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने मिलके एक हमें जिम्मेदारी ये दी है कि हम फील्ड ऑपरेशन यानी कि सड़क पे और अदालतों में जो संवैधानिक और कानूनी रूप से कार्रवाई करनी है, ये ब्रिंग बैक बैलेट आंदोलन में। और अब कोई मशीनों का जिक्र नहीं कर रहा है, ये एक हमारी बड़ी विक्ट्री ये भी है कि अब कोई भी किसी भी प्रकार से मशीनों के प्रयोग से सब लोगों ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया है, ख़ास तौर पे विपक्ष के लोगों ने। तो ये भी हो गया है। तो अब हमारी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी अदालतों में मजबूती से केस लड़ने की और सड़क पे भी जो पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, उसके तहत हमने ये आंदोलन की घोषणा की है। हम सभी देश की सभी राजधानियों में, ख़ास तौर पे हमने सबसे पहले हरियाणा चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद मुंबई में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महाराष्ट्र की, वहाँ के लोगों से आह्वान किया। और 3 हमने जो वादे किए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उसके बाद हम जालंधर जाके पंजाब के लोगों से भी हम ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं आंदोलन में जुड़ने की, और बहुत अच्छा रिस्पांस सब जगह से आ रहा है। 14 तारीख को मैं दोबारा मुंबई जा रहा हूँ और 15 तारीख को नागपुर में एक बड़ी इन चोरी की मशीनों के खिलाफ बड़ी रैली है, 15 तारीख को नागपुर में, उसमें भी मैं जा रहा हूँ। तो 3 हमारे प्रोग्राम जो हमने अनाउंस किए हैं वो ये हैं कि एक तो बड़ा आंदोलन जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट जो डीएम होता है या कलेक्टर होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में भारत के, वहाँ पे 11 से 21 लोगों का एक डेलीगेशन परमानेंट धरने पे बैठेगा। और दूसरा, बड़ी संख्या में लोग हर हफ्ते कोर्ट अरेस्ट करेंगे, यानी कि जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। ये 2 अभी कार्यक्रम अनाउंस किए हैं हमने सड़क पे आंदोलन के। तीसरा एक सड़क पे आंदोलन का जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट और देश की सभी हाई कोर्ट्स के बाहर भी न्यायपालिका की जो स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, उसको इंश्योर कराने के लिए सॉलिडारिटी में सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। और जैसे हमने एआईसीसी के ऑफिस के बाहर कहा था कि जजेस को हम किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे उनके ऊपर, किसी को इस बात को हम नहीं इजाज़त देने देंगे देश की जनता के जजों के ऊपर कोई दबाव बनाने की या उनको लालच देने की कोई सपने में भी सोचे। तो इसके लिए सारे हाई कोर्ट्स के बाहर और सभी और सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये भी स्टैंड अप प्रोटेस्ट या कह लें सॉलिडारिटी स्टैंड अप भी हम करेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि देश में सभी जगह मार्केटवाड़ी जो गांव है उसके तर्ज पे जो लोग भी ये मॉक पोल कराना चाहते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, जो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका हिस्सा है। कोई भी अधिकारी या उनके भ्रष्ट राजनीतिक आका अगर इस काम में दखल डालने की कोशिश करेंगे तो हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। और ये जो मार्केट वाली जो गांव हैं उसके खिलाफ जो महाराष्ट्र सरकार ने और वहाँ की लोकल पुलिस ने जो एफआईआर की है, इसको हम क्वैश भी कराएंगे और वापस मुकदमा उनके खिलाफ कराएंगे कि वो देश में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं और एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉन्स्पिरेसी में काम कर रहे हैं। अदालतों से भी अच्छे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए और 2 ऑर्डर्स जिसके लिए मैंने आपको ख़ास तौर पे बुलाया आज वो हैं, एक तो है जो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरे ऊपर पर्सनल फ़ाइन लगाया था इस बात के लिए कि मैंने, और उसमें बहुत काफ़ी नेगेटिव टिप्पणियां मेरे पर्सनैलिटी के बारे में, मेरे खुद के बारे में की गई थी। वो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया था और परसों उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया, फ़ाइन को भी, और जितनी भी टिप्पणियां मेरे खिलाफ थीं उनको निरस्त कर दिया। तो मैं आपको ये बता दूं, जब वो आर्टिकल छपा था, वो जजमेंट आई थी मेरे ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट की फ़ाइन की, तो ऑफ इंडिया ले लें चाहे ये सारे क्रिमिनल जितने भी पत्रकार कहने की कोशिश करते हैं, उन्होंने बड़े बड़े आर्टिकल्स बड़े बड़े वो लिखे थे कि
मुझे पता नहीं क्या क्या बोला था कि मेरा फ्रॉड पकड़ा गया और मैं झूठ बोलता हूँ और ये और वो, और कोर्ट ने लताड़ लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात को सही मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को निरस्त कर दिया और फाइन भी हटा दिया। तो इससे एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट हम सब लोगों को मिला है और मॉरल हाई ग्राउंड भी मिला है कि हम लोग ठीक हैं, ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। जो ये चुनाव में धांधली करने के लिए जो मशीनें थीं, जिसका आंदोलन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने 5 जनवरी 2024 से एक तरीके से बहुत एग्रेसिवली या सड़कों पे आके करना शुरू किया था, और हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया था और काफ़ी सारी पिटिशंस भी डाली थी, लोगों से सिग्नेचर कैंपेन्स भी कराए थे, और इतना ज़्यादा मेहनत और काम करके मैं समझता हूँ कि उनको क्रेडिट देना भी बहुत ज़रूरी है, जिन लोगों ने वो सब काम किया। लेकिन जब 5 जनवरी से ये नेशन वाइड आंदोलन बन गया है, तो जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसका नतीजा उन्हें लोकसभा के चुनाव हार के मिला, हरियाणा के चुनाव हार के मिला, और उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव हार के भी उनको एक बहुत अच्छा और करारा जब नतीजा मिल गया। हम लोगों ने, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जिसमें सिटीज़न कमीशन ऑफ इलेक्शंस कह लें, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा कह लें, बहुत सारे लोग जो पहले थे उसमें से बहुत सारे हमारे साथी, कुछ लोग थक के चले गए, कुछ लोगों के पास दूसरे और उनकी समझ से जो बेहतर मुद्दे थे वो, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो इस काम की इम्पोर्टेंस को समझ के कि अगर ये चुनाव में चोरी की मशीनें हट जाएंगी, मतपत्र से चुनाव होने लगेगा, तो सभी जो आरएसएस और बीजेपी की खराबियां हैं उसको दूर करने में इससे सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोग लगे रहे और अल्टीमेटली आज इस दौरान हमने काफ़ी चोट भी लगी हम सब लोगों को, ये मुट्ठी भर साथियों को हमारे अदालतों ने फ़ाइन भी लगाए और एक नया कैंपेन भी हम लोगों के खिलाफ शुरू हुआ। लेकिन अल्टीमेटली विजय सच की ही होती है, और आज इस बात को एक बार फिर साबित करने का समय आ गया है। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले हमने एक बहुत ही भारी मन से ये भी एक कैंपेन शुरू किया कि जितनी भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर स्लीपर सेल्स यानी कि आरएसएस के एजेंट बहुत सारे घुसे हुए हैं, और जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा, साइडलाइन नहीं किया जाएगा, तब तक ये लड़ाई सिरे तक नहीं पहुंच सकती। वो लोग पूरी ताकत आज भी लगा रहे हैं कि किसी प्रकार से मुद्दा जो है भटक जाए, लेकिन मार्केटवाड़ी जो गांव है, उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो हम सब अपने आप को दिग्गज समझ रहे थे, वो सब हम उनके सामने बौने पड़ गए। ये आइडिया हमें से किसी को भी नहीं आया, जो हम लोग इस लड़ाई को लड़ने में कुछ मुट्ठी भर लोग बचे हुए थे, और उनको सलाम करते हुए या उनकी शुरुआत से कह लीजिए, अगर मैं कहूँ तो उनके गुड लक चार्म से ही